विकास यादव फ्रॉम बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। तो कल हमने आपको बताया था फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। उसको थोड़ा सा डिटेल में एक बार और देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। कल मैंने आपको 2-3 टॉपिक बताया था, जिसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का क्या डिफ्रेंसिएशन है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को एक बार दोबारा हम रिवाइज कर दे रहे हैं, फिर हम आगे चलेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, इसमें क्या है कि बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है इस बेसिस पे कि बैक्टीरिया दिखने में कैसा है। वो राउंड है, रॉड शेप में है, सिंगल या ग्रुप में है, 2 के ग्रुप में है, या 4 के ग्रुप में है, या 8 के ग्रुप में है, या फिर स्पाइरल है, या कॉमा के शेप में है, या आपका कार स्क्रू ड्राइवर जो होता है उस शेप में कैसे है। मीन्स बैक्टीरिया का शेप दिखने में कैसा है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उस बेसिस पे बैक्टीरिया को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया, ये हमें देखना है। तो एक मोटी मोटी पिक्चर अगर लिया जाए तो बैक्टीरिया को मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। पहला मैंने आपको बताया था क्या, कोकाई। दूसरा मैंने आपको बताया था क्या, बैसिलस। तीसरा होता है स्पाइरल, कॉमा शेप। और पांचवा आपका होता है स्पाइरोकीट्स, लाइक स्क्रू ड्राइवर से। ये बताने के पीछे, दोबारा पढ़ाने के पीछे मकसद ये कि थोड़ा सा हम एग्जाम्पल भी कैरी करेंगे। कोकाई, कोकाई में क्या होता है, कोकस। इसका सिंगुलर फॉर्म क्या है, कोकस। प्लूरल फॉर्म क्या है, कोकाई। अब इसमें अगर यानी कि अगर कोकाई कहीं लिखा गया है, यानी कि हमारा बैक्टीरिया कैसा है, स्फेरिकल, गोलाकार। अगर हमारा बैक्टीरिया स्फेरिकल है, राउंडेड, गोलाकार, तो उसे क्या कहेंगे हम, कोकाई। अगर वो रॉड शेप में है तो उसे क्या कहेंगे हम, बैसिलस। अगर वो रॉड शेप में तो क्या नाम देंगे, बैसिलस। अगर कॉमा शेप में है, ऐसे कॉलरा का बैक्टीरिया कॉमा शेप में, उसे हम क्या बोलते हैं, विब्रियो, विब्रियो। अगर स्क्रू ड्राइवर जो खोलने के यूज किया जाता है, स्क्रू ड्राइवर कुछ इस टाइप में होता है, वो स्क्रू ड्राइवर इस टाइप में। स्पाइरोकीट्स, स्पाइरल, अगर आपका बैक्टीरिया कुछ इस नुमा है, ऐसे स्पाइरल। यानी कि कोकाई मीन्स स्फेरिकल, रॉड शेप यानी कि बैसिलस। अगर स्पाइरल, स्पाइरल में ये इस शेप में स्पाइरल। अगर वो कॉमा शेप में है, ये कॉमा, तो हम लोग लिखने में यूज करते हैं कॉमा, कॉमा शेप में है विब्रियो। स्क्रू ड्राइवर शेप में है तो क्या, स्पाइरोकीट्स। स्पाइरोकीट स्क्रू ड्राइवर, कार स्क्रू ड्राइवर उस शेप में है तो उसे क्या नाम देंगे हम, स्पाइरोकीट्स। अब थोड़ा सा इसके एग्जांपल पे चलते हैं। अब अगर ये राउंडेड है और 2 के ग्रुप में तो क्या कहेंगे हम, डिप्लोकोकी, डिप्लोकोकी। जैसे डिप्लोकोकस निमोनी, निमोनिया का, निमोनिया जिससे होता है बैक्टीरिया, डिप्लोकोकस निमोनी। अगर इसी के चारों ओर एक कैप्सूल बन गया तो उसे क्या कहेंगे,
कैप्सुलेटेड डिप्लोकोकस निमोनी। पहले वो 2 के ग्रुप में था डिप्लोकोकाई, अब उसके चारों ओर एक कैप्सूल की लेयर हो गई, कैप्सुलेटेड डिप्लोकोकस निमोनी। अब अगर ये 4 के ग्रुप में है तो क्या कहेंगे? टेट्राएड। 4 के ग्रुप में है तो क्या? टेट्राएड। अगर 4 के ग्रुप और उसके ऊपर 4 और रख दिया गया तो टोटल कितना हो गया? 8। अब उसे क्या कहेंगे? सार्सिना। मतलब 2 के ग्रुप में डिप्लोकोकी, जैसे डिप्लोकोकस निमोनी, उसके चारों ओर कवरिंग या कैप्सूल, उसे क्या कहेंगे? कैप्सुलेटेड डिप्लोकोकस निमोनी। अगर 4 के ग्रुप में तो क्या? टेट्राएड। अगर 4 है उसके ऊपर 4 और रख दिया तो 4 और रख देंगे, ये 4 पहले से था, 4 और रख दिया, कितना हो गया? 8। अब क्या नाम देंगे हम? सार्सिना। इसके अलावा अगर वो स्फेरिकल नहीं है लेकिन एक चेन नुमा है, लड़ी, ऐसे माला होती है, लड़ी, ये 2 3 4 5 6 7 8, अब क्या हो गया? स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई। यही अगर कुछ जैसे अंगूर का गुच्छा होता है उस नुमा, तब क्या नाम देंगे? स्टेफाइलोकोकाई। जैसे ये अब क्या नाम देंगे हम? स्टेफाइलोकोकाई। जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ऐसे आपको कौन सा बैक्टीरिया? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी, इस तरीके से। तो ये हम एग्जांपल आगे पढ़ेंगे, जैसे डिप्लोकोकस निमोनी हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी हो गया, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो गया, ये बैक्टीरिया का नाम आगे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर हम बात करते हैं बैसिलस रॉड शेप में। अब अगर हमारा बैक्टीरिया रॉड शेप में है और वो रॉड्स भी अगर ऐसी रॉड्स इस ऐसे एक दूसरे से अटैच है तो उसे क्या नाम देंगे हम? डिप्लोबैसिलस। क्या नाम देंगे? डिप्लोबैसिलस। यही अगर कई बैक्टीरिया हैं रॉड शेप में, एक दूसरे से अटैच हैं, लेकिन 2 से ज्यादा, ये तब क्या नाम देंगे हैं? स्ट्रेप्टोबैसिलस। तब क्या नाम देंगे? स्ट्रेप्टोबैसिलस मींस रॉड शेप बैक्टीरिया ग्रुप टुगेदर एंड फॉर्म ए चेन लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स नोन एज स्ट्रेप्टोबैसिलस। इसमें आपको क्या आता है? बैसिलस एंथ्रैकिस। इसमें आपका आता है क्या? बैसिलस एंथ्रैकिस। ये क्या होता है? बैसिलस एंथ्रैकिस एक ऐसा बैक्टीरियम है जो कि कौन सी डिजीज काज करता है? एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स बीमारी का यूज किया जाता है जैसा कि बायोलॉजिकल वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में बैसिलस एंथ्रैक्स का यूज किया गया था एज ए बायोलॉजिकल वार। इसके कारण होता है ये स्ट्रेप्टोबैसिली। इसके अलावा अगर यही आपके बैक्टीरिया रॉड नुमा, उनका अरेंजमेंट ऐसे ना हो करके, जैसे लीनियर अरेंजमेंट ना हो, एक के साथ एक लीनियर अरेंजमेंट, ये डिप्लोबैसिली 1 2 3 4, स्ट्रेप्टोबैसिली अगर ये ऐसे अरेंज हो 1 2 3 ये 4, अगर इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो तब इसे क्या नाम देंगे? पैलिसेड। क्या नाम देंगे? पैलिसेड। मींस अगर आपका अरेंजमेंट ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, देन स्ट्रेप्टोबैसिलाई। अगर ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे,
तब क्या नाम देंगे हम? पैलिसेड। जैसे ये अब स्पाइरल, स्पाइरल बैक्टीरिया कैसा होगा? सर्पिल आकार। जैसे कौन सा? एच पाइलोरी, एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये जो बैक्टीरिया होता है ये कैसा होता है? स्पाइरल से। ये क्या काज करता है? ये काज करता है आपका क्या? एसिडिटी। एसिडिटी जो लोगों को बहुत लंबे समय तक होती है, जिसमें आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर वगैरह यूज किए जाते हैं, वहाँ पे पॉजिटिव एजेंट, या ये कह लीजिए गैस्ट्रिक अल्सर। एच पाइलोरी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या काज करता है? पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर कह लीजिए। हम इसे बढ़िया नाम देंगे क्या? पेप्टिक अल्सर। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या काज करता है? पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर। इसका शेप कैसा होता है? स्पाइरल। फिर हम आते हैं कॉमा शेप में बैक्टीरिया। तो जब कॉमा शेप में बैक्टीरिया हो तो उसे क्या नाम देंगे हम? विब्रियो। इसमें से एक खास बैक्टीरिया कौन सा? विब्रियो कॉलरा। ये क्या काज करता है? कॉलरा। फिर आपका स्पाइरोकीट्स। स्पाइरोकीट्स में कौन सा बैक्टीरियम आता है? स्पाइरोकीट्स में वो बैक्टीरियम आता है जो दिखने में कैसा होता है? जस्ट लाइक ए स्क्रू ड्राइवर, जस्ट लाइक ए स्क्रू ड्राइवर। इसमें कौन सा आपका बैक्टीरिया आता है? ट्रिपोनिमा पैलिडम, ट्रिपोनिमा पैलिडम। ये कौन सा बैक्टीरिया होता है? ट्रिपोनिमा पैलिडम, ट्रिपोनिमा पैलिडम। ट्रिपोनिमा पैलिडम क्या है? ट्रिपोनिमा पैलिडम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि घातक बीमारी का काज करता है, सिफिलिस। सिफिलिस इज एसटीडी व्हिच इज कॉज्ड बाय ट्रिपोनिमा पैलिडम। तो ये किसके अंदर कंसीडर किया जाएगा? स्पाइरोकीट्स। स्पाइरोकीट्स में मींस क्या? बैक्टीरिया कैसा आपका? जस्ट लाइक ए स्क्रू ड्राइवर। तो ये आपका हो गया मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अब इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे अबाउट अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अल्ट्रा स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में हम क्या पढ़ेंगे? अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारा बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया में कौन कौन से स्ट्रक्चर आपके मौजूद हैं। तो अगर हम एक
बैक्टीरिया सबसे पहले अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया क्या है, हमारे एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, ये हमारे पूर्वज ही बैक्टीरिया। तो इन बैक्टीरिया का जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में सबसे बाहर की तरफ एक लेयर होती है जिसे हम नाम देते हैं क्या, कैप्सूल। क्या नाम देते हैं, कैप्सूल। उस कैप्सूल लेयर के अंदर एक दूसरी लेयर होती है, इसे हम क्या नाम देंगे, सेल वॉल। इसे हम क्या नाम देंगे, सेल वॉल। इसके अंदर एक तीसरी लेयर होती है, इस तीसरी लेयर को हम क्या नाम देते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम देंगे, सेल मेम्ब्रेन। एक तरीके से इसके चारों तरफ तीन बाउंड्री है। सबसे बाहर की बाउंड्री कैप्सूल, उससे भीतर की बाउंड्री सेल वॉल, उससे भीतर की बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन। इसी कहीं कहीं पे बैक्टीरिया में कुछ ये प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर अराइज करते हैं इस टाइप में। इन्हें हम क्या नाम देते हैं, पिल्ली। क्या नाम देते हैं, पिल्ली। ये कहीं ना कहीं जो बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उस टाइम में जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस, कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, इसीलिए इनको सेक्स पिलस भी कहा जाता है, सेक्स पिलस। क्योंकि बैक्टीरिया जब कॉन्जुगेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वहाँ पे इनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। कहीं ना कहीं ये बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड को ट्रांसफर करने में इसका योगदान होता है। ये हम अभी आगे डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर में। इसके अलावा बैक्टीरिया से एक कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला। क्या कहेंगे, फ्लैजिला। अब ये फ्लैजिला जैसा स्ट्रक्चर कोई जरूरी नहीं है कि सारे बैक्टीरिया के अंदर मौजूद हो। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें फ्लैजिला मौजूद नहीं भी होता है। अगर फ्लैजिला मौजूद है तो यानी बैक्टीरिया के अंदर लोकोमोशन की एबिलिटी होगी, क्योंकि फ्लैजिला जैसे हमारे पैर हैं वैसे ये बैक्टीरिया के लोकोमोशन में मदद करते हैं। फ्लैजिला इन्वॉल्व इन बैक्टीरियल लोकोमोशन। अभी जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला में कुछ सब यूनिट्स या कुछ बेसिक यूनिट्स हैं जिन्हें हम नाम क्या देते हैं, फ्लैजिलिन। क्या नाम देते हैं, फ्लैजिलिन। मीन्स फ्लैजिला is a complex structure which is made up of various subunits known as flagellin. Flagella involve in locomotion. अभी हम आगे देखेंगे कि बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है फ्लैजिला है या नहीं, फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड। उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन है कि अगर बैक्टीरिया में फ्लैजिला है तो वो फ्लैजिला का अरेंजमेंट कैसा है, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हम अभी आगे डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा बैक्टीरिया का क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल क्रोमोसोम बैक्टीरिया का मैंने आपको कल बताया था, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है हमारा, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, वो वेरियस सेगमेंट्स यानी वेरियस क्रोमोसोम्स में डिवाइड नहीं होता, सिंगल क्रोमोसोम, या कहते हैं कि सिंगल सर्कुलर डीएनए, सिंगल सर्कुलर डीएनए, या ये कहते हैं
single circular chromosomal DNA are present in bacteria which is not divided into many pieces of chromosomes. जैसे हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी की हर एक सेल में जो भी जेनेटिक मटेरियल है या जो भी डीएनए है वो वेरियस सेगमेंट्स में डिवाइड है, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स। लेकिन बैक्टीरिया में एक लॉन्ग सर्कुलर डीएनए होगा, वो कई क्रोमोसोम्स में डिवाइड नहीं होता है। ये मैंने कल आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में। इसके अलावा अब ये तो बैक्टीरिया का कोर डीएनए हो गया या सेंट्रल डीएनए हो गया या मेन क्रोमोसोम या मेन डीएनए, यही आपका इन्वॉल्व होता है बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में। बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में आपका यही क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा इस मेन क्रोमोसोम को छोड़ करके डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा और मौजूद होता है बैक्टीरिया में, जिसे हम नाम क्या देते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। क्रोमोसोम के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं क्या, प्लाज्मिड। इसे हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई ऐसा, या ये कहा जाए कि प्लाज्मिड का कोई रोल बैक्टीरिया के जो नॉर्मल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, बैक्टीरिया में जो भी नॉर्मल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसमें कोई ऐसा प्लाज्मिड का रोल नहीं होता है। लेकिन जब बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है उस समय जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। उस समय ये प्लाज्मिड हो सकता हो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में मूव कर जाए, वो अभी हम आगे देखेंगे उसको भी। इसके अलावा इसे हम क्या नाम देंगे, मेन डीएनए को क्रोमोसोमल डीएनए। इसके अलावा जो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म में क्या मौजूद होगा, आपका राइबोसोम्स। क्या मौजूद होंगे, राइबोसोम। ये राइबोसोम्स कैसे होंगे, फ्रीली डिस्पर्स होंगे। ये यूकैरियोटिक सेल की तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, फ्रीली डिस्पर्स होंगे। कैसे राइबोसोम है, 70S टाइप। उनकी सब यूनिट क्या है, 50S एंड 30S। 50S प्लस 30S। अच्छा, बैक्टीरिया में कोई भी ऐसा सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है जैसा कि हमारे यूकैरियोटिक सेल में। मीन्स बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल मौजूद नहीं होता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब बैक्टीरिया में मौजूद नहीं होता है। ये बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। अब ये तो एक बैक्टीरिया का जो सेलुलर स्ट्रक्चर, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। अब हर किसी पार्ट का एक काम भी होता होगा, तो क्या काम होगा, अगर हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला का काम क्या है बैक्टीरिया के अंदर, फ्लैजिला का काम है, फ्लैजिला हेल्प इन बैक्टीरियल लोकोमोशन। फ्लैजिला हेल्प इन बैक्टीरियल लोकोमोशन and flagella is made up of special type of subunits known as flagellin. It is not necessary that every bacteria should be flagella. It is not necessary that every bacteria should be flagella. ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर बैक्टीरिया में फ्लैजिलम हो ही। जिनमें नहीं होगा नॉन फ्लैजिलेटेड, जिनमें होगा फ्लैजिलेटेड। इसके अलावा बैक्टीरिया के चारों तरफ एक लेयर है, सबसे आउटर लेयर, इसे हम क्या नाम देंगे, कैप्सूल। बैक्टीरिया के चारों तरफ सबसे बाहर की तरफ एक लेयर मौजूद है जिसे हम क्या नाम देंगे, कैप्सूल। ये कैप्सूल का काम क्या होता है, बेसिकली कैप्सूल का काम ये होता है कि कैप्सूल हमारे बैक्टीरिया को ड्राई होने से बचाता है और एक स्पेसिफिक शेप देता है। ये जो कैप्सूल की लेयर होती है
कैप्सूल की लेयर हमारे बैक्टीरिया को ड्राई होने से बचाती है एडवर्स कंडीशन में, और साथ ही साथ एक तरीके से बैक्टीरिया को एक प्रॉपर बाउंड्री मिल जाती है। इसके अलावा इसका इन्वॉल्वमेंट बैक्टीरिया के पैथोजेनिसिटी में भी है। पैथोजेनिसिटी मतलब क्या? डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें इनका रोल होता है। किसका? कैप्सूल का। अगर कैप्सूल नहीं है तो क्या नाम देंगे? अनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। अनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। तो यानी कि जो कैप्सूल लेयर है, कैप्सूल लेयर हमारे बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम ड्राइंग। इसके अलावा जो पैथोजेनिक रिस्पांस होता है, पैथोजेनिसिटी, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, वहाँ भी कैप्सूल का एक बहुत बड़ा रोल है। ये कैप्सूल लेयर किसकी बनी होती है? कैप्सूल लेयर बनी होती है आपकी पॉलीसेक्राइड। कैप्सूल लेयर किसकी बनी है? पॉलीसेक्राइड्स। अब जैसे इस्चरिशिया कोलाई, इकोलाई, इकोलाई जो बैक्टीरिया है, और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये जो बैक्टीरिया हैं, इनमें कैप्सूल मतलब बैक्टीरियल की ऐसी पॉपुलेशन जिनमें कैप्सूल है वो तो डिजीज कॉजिंग होंगे, लेकिन यही इस्चरिशिया कोलाई और यही स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का अगर कोई ऐसा म्यूटेट बन गया जिसके चारों तरफ कैप्सूल नहीं है तो वो शायद पैथोजेनिक उतना ना हो, या अगर हो भी तो उतना घातक ना हो। तो यानी कि कैप्सूल लेयर कहीं ना कहीं पैथोजेनिसिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी लेयर कौन सी है? दूसरी लेयर उसके अंदर की तरफ मौजूद है, जिसे हम क्या नाम देंगे? सेल वॉल। क्या नाम देंगे? सेल वॉल। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है किसकी? पेप्टिडोग्लाइकान। पेप्टिडोग्लाइकान। पेप्टिडोग्लाइकान, पेप्टिडो, पेप फॉर प्रोटीन, ग्लाइकान फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि कहीं ना कहीं ये लेयर कैसी है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन। पेप्टिडोग्लाइकान लेयर की बनी होती है क्या? सेल वॉल। पेप्टिडोग्लाइकान क्या है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन। ये जो सेल वॉल लेयर होती है, ये सेल वॉल लेयर बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड कराती है? रिजिडिटी। जैसे आपके मकान के चारों तरफ जो दीवार होती है उसमें जो वो क्या एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ रिजिडिटी। वैसे ही जो बैक्टीरियल सेल वॉल है जो कि बनी होती है किसकी? पेप्टिडोग्लाइकान की, वो क्या प्रोवाइड कराती है बैक्टीरिया को? रिजिडिटी। क्लियर? अब ये जो सेल वॉल लेयर है, सेल वॉल लेयर का मेन काम क्या हो गया कि बैक्टीरिया को रिजिडिटी प्रोवाइड कराना और साथ ही साथ बैक्टीरिया को एक स्पेसिफिक शेप देना। ये भी काम किसका होता है? सेल वॉल का। क्या हमारी बॉडी में जो सेल्स मौजूद है उनमें सेल वॉल होता है? नहीं। एनिमल सेल के सराउंडिंग सेल वॉल मौजूद नहीं होता है, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होता है। और जो प्लांट सेल का सेल वॉल है वो किसका बना होता है? प्लांट सेल का सेल वॉल जनरली बना होता है सेलुलोज का। लेकिन जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकान। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकान। अब ये जो सेल वॉल है इसका इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं बैक्टीरिया के रिकग्निशन में भी होता है, और साथ ही साथ अगेन वही चीज कि डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, डिजीज कॉजिंग एजेंट, जो ऐसे बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करते हैं उनमें सेल वॉल का स्ट्रक्चर कुछ और होगा। ऐसे बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज नहीं करते हैं उनमें सेल वॉल का स्ट्रक्चर कुछ और होगा।
यानी कि कैप्सूल लेयर, सेल वॉल लेयर, ये बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं। बैक्टीरिया की जो डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी है उसके लिए आपका सेल वॉल और उसके लिए आपका कैप्सूल लेयर, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल। अब ये जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है, हम लोग अक्सर पढ़ते हैं ग्राम स्टेनिंग। एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने 1884 में, क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में क्या बताया ग्राम स्टेनिंग के बारे में। वो ग्राम स्टेनिंग क्या है? कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनकी सेल वॉल बहुत मोटी होती है और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनकी सेल वॉल बहुत थिन होती है। तो जो थिक बैक्टीरिया हैं और थिन बैक्टीरिया हैं, दोनों पे जब हम डाई डालते हैं, क्रिस्टल वायलेट पर्पल डाई डालते हैं, तो वो डाई डालने के बाद फिर उसे अल्कोहल या एसीटोन से हम वॉश कर देते हैं। तो जब वॉश करते हैं तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल थोड़ा मोटी होती है, तो उस मोटी सेल वॉल में वो डाई ट्रैप हो जाती है। तो वॉश करने के बाद भी वो जो रंग है वायलेट या पर्पल कलर, वो जो पर्पल कलर है वो पर्पल कलर रिमूव नहीं होता है। किसमें? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्योंकि सेल वॉल बहुत थिन है और उसमें उतनी ट्रैपिंग कैपेसिटी नहीं है क्रिस्टल वायलेट के प्रति, तो जैसे ही उसे अल्कोहल या एसीटोन से वॉश करते हैं तो जो पहले डाई चिपका हुआ था वो रिमूव हो जाता है। तो इसीलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिस्कलर हो जाते हैं और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो डाई को लंबे समय तक ट्रैप किए रहते हैं। यही टेक्निक यूज की जाती है किसमें? ग्राम स्टेनिंग में। यानी कि ग्राम स्टेनिंग में इसका जो सेल वॉल की थिकनेस, ये इसका यूज होता है किसमें? ग्राम स्टेनिंग। फिर आपका आता है सेल मेम्ब्रेन। सबसे अंदर की तरफ कौन सी लेयर है? सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन, इनसे मिलकर क्या बनता है? बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन क्या काम करेगा? वही जो काम हमारे में है। बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबिलिटी की सेल की बैक्टीरिया के अंदर कौन सी चीज आएगी और कौन सी चीज जाएगी, इस पे एक कंट्रोल, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी किसके द्वारा होता है? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के द्वारा। अच्छा, एक खास बात और, अगर हम आज की डेट में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसमें तमाम जगह बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। तो उसमें हम बैक्टीरियल प्रोटोप्लास्ट का यूज करते हैं। व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? बैक्टीरियल प्रोटोप्लास्ट। वो क्या है? अगर हम किसी वजह से, किसी तरीके से, किसी टेक्निक के द्वारा बैक्टीरिया की जो सेल वॉल लेयर है इसको हम पूरा का पूरा हटा दें, मैं सेल मेम्ब्रेन की बात नहीं कर रहा हूं, अगर हम किसी टेक्निक से बैक्टीरिया की सेल वॉल को रिमूव कर दें तो अंदर जो कुछ बचेगा उसे हम क्या नाम देंगे? प्रोटोप्लास्ट। क्या नाम देंगे? प्रोटोप्लास्ट। मीन्स इफ cell wall is completely removed by the bacteria by any technique, then remaining structure is known as protoplast. If the cell wall is partially removed, not fully removed, if the cell wall is partially removed from the bacteria, then the remaining structure is known as spheroplast. उसे क्या नाम देते हैं हम? स्फीरोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट और स्फीरोप्लास्ट, इनका रोल आगे आप जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे या जेनेटिक इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी जो हमारा ये एक टॉपिक आगे रहेगा, वहाँ पे इन चीज़ों का यूज है। फिलहाल इतना याद रखिए कि अगर हम बैक्टीरिया से सेल वॉल को टोटली रिमूव कर देते हैं तो जो चीज़ बचती है उसे हम क्या नाम देते हैं? प्रोटोप्लास्ट।
क्या नाम देते हैं? प्रोटोप्लास्ट। कब? जब हमने बैक्टीरिया से सेल वॉल को किसी टेक्निक के द्वारा कंप्लीटली रिमूव कर दिया तो रिमेनिंग स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे हम? प्रोटोप्लास्ट। अब अगर किसी ऐसी टेक्निक से हम बैक्टीरिया की सेल वॉल को रिमूव तो कर रहे हैं लेकिन टोटल रिमूवल नहीं हो पाया। कैसा रिमूवल हुआ? पार्शियल रिमूवल। इफ बैक्टीरियल सेल वॉल इज partially removed then remaining structure is known as स्फीरोप्लास्ट। क्या नाम देंगे उसे हम? स्फीरोप्लास्ट। तो ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कैप्सूल के बारे में। अब क्रोमोसोम, बैक्टीरिया के अंदर जो क्रोमोसोम है वो फ्रीली डिस्पर्स, फ्रीली फैला हुआ है, वो किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच नहीं है। ऐसे राइबोसोम को हम क्या नाम, कैसा होता है? 70S टाइप। 70S टाइप मीन्स इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सब यूनिट, 50S एंड 30S। और जो 80S राइबोसोम होते हैं यूकैरियोट्स में, वो डिवाइड होते हैं 2 सब यूनिट, 60S एंड 40S। इसके अलावा बैक्टीरिया के सेंट्रल में क्या है? सर्कुलर डीएनए या क्रोमोसोम। इसके साइड में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है, उसे हम क्या नाम देते हैं? प्लाज्मिड। क्या नाम देते हैं? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कहीं भी बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में यूटिलाइज नहीं होता है जनरली। जैसे बाइनरी फिशन हो गया, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, वहां पे कोई ऐसे प्लाज्मिड का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, जस्ट लाइक कॉन्जुगेशन, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल को एक से दूसरे में ट्रांसफर होना है, वहाँ पे प्लाज्मिड का रोल है। वहाँ पे प्लाज्मिड मूव करता है बाई सेक्स पिलस। ये जो पिली होती है, एक बैक्टीरिया की पिली ये, दूसरे बैक्टीरिया की पिली ये, दोनों ट्यूब आपस में मिलेंगी, फिर उसी ट्यूब से एक से प्लाज्मिड दूसरे में चला जाएगा। अब ये प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड के पास डीएनए का वह सेगमेंट होता है जो ऐसे कोडान बनाता है जो कि बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस पैदा करता है। किसके प्रति? एंटीबायोटिक। किसके प्रति? एंटीबायोटिक के प्रति। जो हम देखते हैं कि किसी इंसान पे हम जैसे पढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक, सेकंड जनरेशन एंटीबायोटिक, थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक। तो ये जनरेशन क्या है कि पता चला आज के 20 साल पहले कोई एंटीबायोटिक यूज की जाती थी, लेकिन आज के समय में उसकी एफिकेसी खत्म हो गई। ऐसा हम देखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम लंबे समय तक एक एंटीबायोटिक का यूज करते हैं तो जो भी बैक्टीरियम स्ट्रेन है, उस स्ट्रेन में उस एंटीबायोटिक के खिलाफ लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है। वो लड़ने की क्षमता कहाँ से पैदा होती है? वो लड़ने की क्षमता पैदा होती है किसके द्वारा? प्लाज्मिड के द्वारा। बिकॉज प्लाज्मिड having DNA segment which makes the codon which is responsible for the production of resistance to antibiotics। यानी ड्रग रेजिस्टेंस या माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो डेवलप होता है बैक्टीरिया के अंदर, वो किसकी वजह से डेवलप होता है? प्लाज्मिड की वजह से। इसके अलावा प्लाज्मिड का यूज प्लाज्मिड के बैक्टीरिया के लिए तो कम, हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। कैसे? वो ऐसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो टेक्निक है उसमें हम जीन, ऐसा कोई जीन जो हमारे लिए यूजफुल है, उस जीन को हम टेक्नोलॉजी के द्वारा इसी प्लाज्मिड में घुसेड़ देते हैं। मतलब प्लाज्मिड का एक टुकड़ा है, पता चला हमको इंसुलिन बनाना है। हमको क्या बनाना है? इंसुलिन। तो हमने इंसुलिन को बनाने वाले जीन का टुकड़ा लिया और उस टुकड़े को यहाँ ले जाकर के चिपका दिया। ये क्या था? प्लाज्मिड। उस प्लाज्मिड को डाल दिया बैक्टीरिया के अंदर। अब बैक्टीरिया को
मीडियम पे ग्रो करा दिया। कैसा मीडियम? कल्चर मीडियम, जो भी कल्चर मीडियम है, जो भी स्पेसिफिक कल्चर मीडियम होगा, वहाँ बैक्टीरिया को ग्रो करा देंगे तो बैक्टीरिया की कई कॉपी बनेगी, ये भी तो साथ के साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो जो ये इंसुलिन को बनाने वाला जीन है वो वहाँ क्या बनाने लगेगा? इंसुलिन। उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? recombinant DNA technology, which is utilized in genetic engineering for the production of various hormones, various vitamins, various antibiotics, सीरा, इन सब के प्रोडक्शन में हम देखते हैं इसका यूज। यानी कि प्लाज्मिड का अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया खुद ब खुद तो कम इस्तेमाल करता है, उसका हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये एक आपका हो गया अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम। इसमें हमने आपको क्या क्या बताया? कैप्सूल के बारे में और सेल वॉल के बारे में, फिर ग्राम स्टेनिंग के बारे में, फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक। अच्छा, एक खास बात ये कि फॉस्फोलिपिड्स से ही बनता है हमारा भी सेल मेम्ब्रेन, मीन्स यूकैरियोटिक सेल का, और फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से ही मिलकर बना है बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये होता है कि फॉस्फोलिपिड्स में क्या इन्वॉल्व है? लिपिड्स भी हैं। हमारे अब लिपिड्स को बनाने में इसका यूज होता है फैटी एसिड्स का। तो होता क्या है कि हमारी सेल मेम्ब्रेन को बनाने में जिन फैटी एसिड्स का इस्तेमाल होता है, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को बनने में कुछ अलग टाइप की फैटी एसिड्स इस्तेमाल में आती हैं। बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में स्टीरॉल्स मौजूद नहीं होता है। बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में कहीं भी एक दो एक्सेप्शन अगर छोड़ दिया जाए तो बात अलग है, जैसे माइकोप्लाज्मा वगैरह की बात अलग है, लेकिन इन जनरल बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में कहीं भी स्टीरॉल्स मौजूद नहीं होता है। और साथ ही साथ जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है वो बैक्टीरियल की सेल मेम्ब्रेन में कुछ अलग टाइप की फैटी एसिड पाई जाती हैं कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन फैटी एसिड्स। अब हम आगे फिर देखते हैं बैक्टीरियल फ्लैजिला के बारे में। अच्छा, एक बात और कि हम लोग जो तमाम एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ये एंटीबायोटिक्स का जो मोड ऑफ एक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में। तो कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया की सेल वॉल पे अटैक करते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम पे अटैक करते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया के राइबोसोम पे अटैक करते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे इन चीज़ों के बारे में। लेकिन जो एक जनरल एक कॉमन एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, ये सब क्या करते हैं? पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन ये एंटीबायोटिक ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनने से रोकते हैं। ये क्या काम करते हैं? इनका काम ये होता है
कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनने से रोक देना। तो जब बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनने से रोक देंगे तो बैक्टीरिया की बाउंड्री प्रॉपर्ली नहीं बनेगी, तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। यानी जो पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये एंटीबायोटिक बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस को रोकते हैं, जिसके द्वारा बैक्टीरिया की धीरे धीरे होकर के मौत हो जाती है। तो इन चीज़ों की डिटेल स्टडी हमें जब हम मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे इन फार्माकोलॉजी तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू के लिए याद रखिए कि कुछ एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की सेल वॉल पे अटैक करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के राइबोसोम्स पे अटैक करते हैं, उसको ब्लॉक कर देंगे। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम्स से अटैक करते हैं, जो भी। अब इसके आगे हम देखते हैं, हमने आपसे बताया कि फ्लैजिला के बिहाफ पे भी बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया। हमने तो एक क्लासिफिकेशन पढ़ लिया बैक्टीरिया का किस बेसिस पे, मार्फोलॉजिकल, कि वो दिखने में कैसा है। अब अगर मान लिया बैक्टीरिया में केवल एक फ्लैजिला मौजूद, अगर बैक्टीरिया में सिर्फ एक फ्लैजिला मौजूद है तो उसे हम क्या नाम देंगे, मोनोट्राइकस। ऐसी कंडीशन को हम क्या नाम देंगे, मोनोट्राइकस। अगर बैक्टीरिया में फ्लैजिला तो मौजूद है लेकिन एक ही साइड में मौजूद है और एक से ज्यादा फ्लैजिला, अब इसे हम क्या नाम देंगे, लोफोट्राइकस। क्या नाम देंगे, लोफोट्राइकस। अगर बैक्टीरिया में फ्लैजिला मौजूद है लेकिन दोनों अपोजिट साइड पे, तब उसे हम क्या नाम देंगे, एम्फीट्राइकस। जस्ट लाइक ये एक फ्लैजिला ये, एक फ्लैजिला ये, अब इसे हम क्या नाम देंगे, एम्फीट्राइकस। अगर बैक्टीरिया में फ्लैजिला थ्रू आउट द सरफेस, पूरी की पूरी जो सेल की सरफेस है उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब उसे क्या नाम देंगे हम, पेरीट्राइकस। क्या नाम देंगे, पेरीट्राइकस। ये यहाँ पे फ्लैजिला है, थ्रू आउट द सरफेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसे क्या नाम देंगे हम, पेरीट्राइकस। एट्राइकस। एट्राइकस का मतलब क्या, एट्राइकस का मतलब ये कि बैक्टीरिया में फ्लैजिला है ही नहीं। अगर बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं है, अनफ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड या एट्राइकस। तो मोनोट्राइकस कहने का मतलब ये हुआ, मोनोट्राइकस कहने का मतलब ये कि बैक्टीरिया में फ्लैजिला मौजूद है। कितना फ्लैजिला मौजूद है, एक फ्लैजिला, तो उसे क्या नाम देंगे हम, मोनोट्राइकस। अगर बैक्टीरिया में फ्लैजिला मौजूद है एक से ज्यादा और एक ही साइड में, तो उसे क्या नाम देंगे हम, लोफोट्राइकस। अगर बैक्टीरिया में फ्लैजिला मौजूद है और दोनों अपोजिट साइड पे, तब उसे हम क्या नाम देंगे, एम्फीट्राइकस। अगर बैक्टीरिया में फ्लैजिला मौजूद है और पूरी की पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसे क्या नाम देंगे हम, पेरीट्राइकस। तो ये हो गया बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ। अच्छा एक चीज और, ये जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला का डायमीटर जनरली देखा जाए कितना है, 20 नैनोमीटर। जो फ्लैजिला होता है बैक्टीरिया में, उस फ्लैजिला का डायमीटर कितना होता है, 20 नैनोमीटर। यानी बैक्टीरियल फ्लैजिला की जो विड्थ है, जो डायमीटर है, वो कितना है, 20 नैनोमीटर। इसके अलावा तो यानी कि बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने का एक मेथड कौन सा आपने देख लिया, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। एक आप ये भी कह सकते हैं कि हमने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला की पोजीशन कैसी है। इसके अलावा और किस तरीके से, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो अपना फूड मटेरियल खाने पीने का स्वयं बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप जैसे
डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं और उससे वो एनर्जी लेते हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? हेटेरोट्रॉफ। यानी बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन में एक हो गया मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एक हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला भी कह सकते हैं। अगर किस तरीके से वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है या किस तरीके से वो न्यूट्रिशन ले रहा है, इस बेसिस पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है। तो दो क्लास है, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या? अगर बैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं बना रहा है, दैट इज ऑटोट्रॉफ। और अगर बैक्टीरिया फूड या एनर्जी के लिए किसी और थिंग पे डिपेंड है तो उसे क्या कहेंगे हम? हेटेरोट्रॉफ। जैसे ऐसे बैक्टीरिया जो डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं वो क्या है आपके? हेटेरोट्रॉफ। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो जिनको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? उन्हें हम नाम देते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। क्या नाम देते हैं? एरोबिक बैक्टीरिया। अगर उनको ऑक्सीजन ना मिले तो वो बैक्टीरिया डेड हो जाएगा। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया। तो एरोबिक बैक्टीरिया वो हैं जिनको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और एनारोबिक बैक्टीरिया वो हैं जिनको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। अब हमारी बॉडी में जो स्लाइवा है या जो टीयर्स है उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जिनके के अंदर बैक्टीरिया को किल करने की टेंडेंसी मौजूद होती है। वो कौन सा केमिकल है? उस केमिकल को हम नाम क्या देते हैं? लाइसोजाइम। क्या नाम देते हैं? लाइसोजाइम। जैसे हम लोग जब खाना खाते हैं तो कहा जाता है कि खाने को बहुत चबा के खाइए। चबा के खाने से क्या है? प्रॉपर मैस्टिकेशन तो होगा ही होगा। इसके अलावा हमारे स्लाइवा में एक एंजाइम मौजूद होता है। कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम क्या काम करता है? ये लाइसोजाइम बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ देता है। तो जब बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ देगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। यानी कि लाइसोजाइम इज ए बायोमोलिक्यूल which present in tears and saliva that destroy cell wall। तो उसके अंदर क्या है? बैक्टीरिया को किल करने की कैपेसिटी मौजूद है। किसके अंदर? लाइसोजाइम के अंदर। तो आज जो हमारा टॉपिक डिस्कशन हुआ वो कौन कौन सा टॉपिक हो गया? पहला टॉपिक हमने आपको बताया बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। किस बेसिस पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई? मॉर्फोलॉजी, वो दिखने में कैसा है, गोल है, रॉड शेप में है, स्पाइरल है, कॉमा के शेप में है, स्क्रूड्राइवर शेप में है। उसमें हमने आपको बताया अगर वो स्फेरिकल है तो कोकाई, रॉड शेप में है तो बैसिलस, और अगर वो स्पाइरल है या कॉमा के शेप में है तो विब्रियो, स्क्रूड्राइवर है तो स्पाइरोकीट्स। ये सब मैंने आपको बताया किसमें? मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। दूसरा मैंने आपको क्या बताया? फ्लैजिला, सॉरी, अल्ट्रा स्ट्रक्चरल बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर में क्या क्या मौजूद होता है। उसमें मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया के चारों ओर कैप्सूल होती है, बैक्टीरिया के चारों ओर सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके अलावा सेल वॉल होती है, तमाम चीज़ें। और उसमें फ्लैजिला है, प्लाज्मिड है, क्रोमोसोमल डीएनए है, राइबोसोम्स हैं। ये सब क्या है? बैक्टीरियल सेल के पार्ट्स हैं। सब उनके अलग अलग फंक्शन है। प्रोटेक्शन का काम है, रिजिडिटी का काम है, राइबोसोम्स का इन्वॉल्व है बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस में। ये सब क्या है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया में। साथ ही साथ मैंने आपको बताया क्या? ग्राम स्टेनिंग के बारे में। ग्राम स्टेनिंग डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। स्टेनिंग की तमाम टेक्निक्स हैं। स्टेनिंग मतलब क्या? सिंपल सा रंगना। स्टेनिंग की तमाम टेक्निक्स हैं। उस टेक्निक्स में एक है ग्राम स्टेनिंग। उसका हमने एक हल्का सा ओवरव्यू आ दिया। डिटेल स्टडी हम वेरियस स्टेनिंग टेक्निक की आगे हम करेंगे। उसमें मैंने आपको बताया कि जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल थोड़ा थिक होती है, ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल थिन होती है। इस वजह से जो थिक सेल वॉल है वो डाई को होल्ड कर देती है लंबे समय तक, तो डिस्कलर नहीं होती है आफ्टर वॉशिंग फ्रॉम एल्कोहल एंड एसीटोन, और बाकी हो जाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि फ्लैजिला
कि पोजीशन के बेसिस पे, फ्लैजेला के नंबर के बेसिस पे हमारा बैक्टीरिया को क्या नाम देंगे, तो वहाँ एट्राइकस है, वहाँ मोनोट्राइकस है, वहाँ लोफोट्राइकस है, वहाँ एम्फीट्राइकस है, वहाँ पेरीट्राइकस है। अगर सिंगल फ्लैजेला है तो मोनोट्राइकस, अगर कई फ्लैजेला हैं एक ही साइड में है तो लोफोट्राइकस, अगर पूरी की पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पेरीट्राइकस, अगर दोनों साइड में है तो एम्फीट्राइकस। ये सारे के सारे मैंने आपको बताया फ्लैजेला के बारे में। तो फ्लैजेला मेड अप ऑफ फ्लैजलिन प्रोटीन या फ्लैजलिन सब यूनिट्स का बना होता है फ्लैजेला। और इसके अलावा फ्लैजेला की जो थिकनेस होती है कितना होती है, 20 नैनोमीटर। तो ये आज का आपका टॉपिक है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे वेरियस स्टेनिंग टेक्निक्स के बारे में। थैंक यू।